बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि पूरे वीक की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। अगर इस वीक के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट जो है वो स्नूकर के हवाले से है। पाकिस्तानी प्लेयर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम की। मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई ऑनर की बात नहीं हो सकती, और जिस एज के अंदर 16 ईयर्स के अंदर उन्होंने टाइटल अपने नाम के, बहुत बड़ी अचीवमेंट, और पूरी कौम का उन्होंने नाम रोशन किया, फ़ख्र से बुलंद किया। इस पर आज बात करेंगे। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया दौरा कंटिन्यू है, सेकंड टेस्ट कराची में खेला जा रहा है, 2 दिन का ऑलमोस्ट मैच हो चुके हैं। सेकंड डे भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, विकेट्स के जिस तरह का बिहेवियर था उस हवाले से बात करेंगे। पता नहीं शायद रिजल्ट आता या नहीं आता, इस पर फैंस की काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी लगा रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ओबियसली स्पेक्टेटर एक अच्छा मैच एक्सपेक्ट करते थे, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और जिस तरह PSL हुआ, अगर टाइम हुआ तो ज़रूर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए जो मौजूद है शो में, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त रिकग्निशन है इनकी। तो ओबियसली RJ के नाम से थी, हमने अब देखा कि अब ये ग्रेजुअली एज ए VJ और बड़े ज़बरदस्त होस्ट के तौर पे अपने ये शोज़ कर रहे हैं। साथ साथ इनकी क्रिकेट के ऊपर बहुत गहरी नज़र है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली वेरी रिस्पेक्टेबल अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी इरफान थैंक यू फॉर सो हैविंग मच मी जी। ऑन एयर जी। जी थैंक प्लेजर। यू सो मच कि आपने संडे वाले दिन अपना प्रीशियस टाइम दिया। आई नो यू मस्ट बी वेरी बिजी, बट आपने टाइम निकाला है। वी एम रियली हम्बल एंड थैंकफुल जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, अच्छा वेलकम। अच्छा दिल भाई, मैं सारी डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है जो गेस्ट हो उसके वाले से भी थोड़ी डिस्कशन ज़रूर की जाए। और मेरा मानना यह, जिस तरह स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की हम बात करते हैं, हम एंकर लोग या एनालिस्ट भी जो होते हैं उनको भी कुछ लोग जो फॉलो करते हैं, ओबियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन मैंने शायद बताया था, मेरा भाई और मेरा नेफ्यू आपको बड़ा आपके शोज रेगुलर देखते हैं। शायद मेरे शोज इतने रेगुलर नहीं देखते जितने आपके देखते। तो उस हवाले से बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए। जिस तरह आपकी रिकग्निशन है वो बहुत ज़्यादा हमने देखी कि वो सारी RJ के लिहाज से बड़ी ज़्यादा आपने रिकग्निशन गेन की। तो किस तरह आप इस साइड पे, और मुझे पता चला आपने बताया शायद कि आप बैंकिंग सेक्टर में बड़ा काम करते रहे, बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी रहे। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए। हाँ जी इरफान साहब, मैं आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IBA कराची। कराची का काफी मशहूर, बल्कि पाकिस्तान का काफी मशहूर बिजनेस स्कूल है। और IBA से ग्रेजुएशन करते हुए वही जो एम्बिशन से टिपिकल एक ग्रेजुएट के होते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगी और वहीं पे अपना करियर बनाएंगे, और मौका मिला तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, अच्छी गाड़ी अच्छा घर होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें तो बहुत सारे एम्बिशंस तो पूरे हुए, लेकिन करियर के आगाज में ही एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो में काम करने की। और उसका ताल्लुक भी मेरी नौकरी से ही था कि मैं तो अपना इश्तेहार बनवाने गया था एक चैनल, और वहां पे उन्होंने कहा यार आप इश्तेहार क्या बनवा रहे हो, हमारे साथ प्रोग्राम ही कर लो। सो अच्छा। अपना कराची 107 वो चैनल था, जो कराची ओनली स्टेशन है, वहीं से मैंने आगाज किया। और बस वो मैं समझता था कि शायद दिस वुड बी 3 और 4 मंथ, बिकॉज बोलने का बचपन से बड़ा शौक था ना, पब्लिक स्पीकिंग। मैं जिस स्कूल में था वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे। आई यूज्ड टू होस्ट अ लॉट ऑफ प्रोग्राम। मैंने बचपन में टेलीविजन भी थोड़ा बहुत होस्ट किया था। अच्छा। सो वो बस यानी कि एक सलीका आता था बोलने का। और फिर जाहिर है घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि उर्दू जबान पे हमेशा बड़ा ध्यान दिया जाता था। और अंग्रेजी हम सिर्फ जब बाहर जाया करते तो बोलते थे, आज के तरह का सिलसिला नहीं था कि जी घर में भी इंग्लिश ही बोली जाती है। हम्म। सो वो हुआ यही कि फिर जब प्रोग्राम रेडियो शुरू हुआ तो पहले 3-4 महीने तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और बस चल रहा था सिलसिला। बट देन फ्यू थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, एंड देन आई रियलाइज कि काफी सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा एक्चुअली। सो बस उसके बाद इट्स बीन 17 इयर्स नाउ, नौकरी अपनी जगह चल रही है। यस, बैंकिंग को मैंने बहुत टाइम दिया, और उसके अलावा तकरीबन 12 साल मैं बैंकिंग से वाबस्ता रहा। उसके बाद फिर एक लॉजिस्टिक कंपनी से, प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी से वाबस्ता रहा। हाल ही में मैंने डिसाइड ये किया है कि जी ज्यादा टाइम अपनी फ्रीलांस एक्टिविटीज, अपने पैशंस को दिया जाए। हम्म। और नौकरी से फिलहाल मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। सो दिस इज इट अबाउट मी सर। अच्छा दिल भाई, RJ में तो आपकी बड़ी जबरदस्त रिकग्निशन रही, हम सब जानते हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि आप विजय वाली साइड पे किस तरह है, अपना शो भी बड़ा जबरदस्त होस्ट कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर 90s की बात करते हैं तो सबसे बड़े सुपरस्टार वसीम अकरम, वकार यूनुस हमारे सामने आते हैं। फिर अगर लेट 90s और 2000 के अंदर बात करते हैं तो ओबियसली शुएब अख्तर और हम शाहिद अफरीदी, 2 ऐसे नाम सामने आते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा शुएब अख्तर के साथ काम करने का, उनके साथ शो होस्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा। तो आप शो भी होस्ट कर रहे हैं सुहेरा पाशा के साथ और शाहिद अफरीदी के साथ भी काम करें। एक तो किस तरह आप इस साइड पे आए टीवी एंकरिंग की तरफ, और शाहिद अफरीदी के साथ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका?
इरफान, मैं क्योंकि जिस एफएम चैनल से वाबस्ता रहा काफी अरसे, वो समा टीवी के सिस्टर कंसर्न हुआ करता था। समा टीवी के दो समा ग्रुप का जो है उसके दो पार्ट्स होते थे। देयर यूज्ड टू बी टेलीविजन एंड देयर यूज्ड टू बी रेडियो। सो वो फिर होता ये था, कभी कभार समा टीवी मुझे बुला लिया करता था किसी चीज का भी, मॉर्निंग शो में, क्योंकि सुबह का प्रोग्राम होता था। और मेरा होता है अभी भी, मैंने हमेशा सिर्फ मॉर्निंग शो ही किया है। आई एम अ वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर माय ऑडियंस फॉर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट। सो वो होता ये था कि जितने भी ये मॉर्निंग के होस्ट वगैरह होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेनी ऑफ देम दे लिसन टू माय प्रोग्राम। तो राइट। समा के भी जो प्रोड्यूसर होस्ट वगैरह होते थे, वो कहते थे यार हमारी सिस्टर कंसर्न एक जगह बंदा बैठा हुआ है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, सो व्हाई नॉट टेक हिम ऑन एयर एज वेल। राइट। तो वो अक्सर कोई 1-2 महीने में, 3 महीने में मुझे याद कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ that Summer TV and radio, it got broken up because Summer TV बिक गया था, and जो रेडियो था was held by the previous owners. So फिर जब वो I think relationship रहा नहीं, तो फिर I got a call from Summer TV for the T20 World Cup. They said we want an in-house, हमें एक expert चाहिए because हमारे साथ शाहिद आफरीदी होंगे, एम एस शहजाद होंगे, और हमें एक स्टूडियो में बंदा चाहिए। बिकॉज आपको पता है ना, अगर सुपरस्टार्स की रिलायबिलिटी का एक इशू होता है, हाँ। तो कोई नहीं होगा तो किसी को तो बात करनी है, किसी से तो बात करनी है। बिल्कुल ऐसे That ही। was the sort of a break I was looking for. और बस वो प्रोग्राम अच्छा गया, we got a good feedback, and when this got over, they said me कि why don't you join us full time? राइट। So मैंने कहा बिल्कुल जी कर लेते हैं, और मेरे कुछ जरा एम्बिशियस प्लान्स भी कुछ और थे नौकरी से हट के अपनी। So that's how I am here. शाहिद आफरीदी, लाला के साथ काम करने का बहुत मजा है। लाला की जो, जिस तरह आपने शोएब अख्तर के साथ, इन शोएब अख्तर और लाला में एक जो ममासलत है वो ये कि ये दोनों लगी लिपटी बातें नहीं करते। बिल्कुल ठीक। जो इनके दिल में होता है वही इनकी जुबान पे होता है। True. ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बिना पर ना, वो जी नहीं जी, वो मुझे पता है अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वाले किसी प्लेयर को, या कोई जो इसके एम्बिशंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उसको आप उठा के अगर इस विकेट के बारे में भी बात करेंगे तो वो उसके लिए हाँ। कसीदों में लिखता रहेगा और बोलता रहेगा कि जी क्या काम कर दिया है जी, पीसीबी ने क्या कर दिया है। बिल्कुल लाला ऐसे की ही। बात ये है कि लाला जो है ना, वो खुल के बात कर रहा है, मैं देखा जाएगा बाद में क्या होगा। So it's been a great fun knowing लाला पर्सनली, उनके साथ जोक्स शेयर करना, हंसी मजाक करना ऑन एयर एंड ऑफ एयर, उसका अलग ही मजा है। चले वैसे, दैट इज वंडरफुल थिंग एंड यू आर डूइंग माशाल्लाह वेरी वंडरफुल शो। अच्छा, थोड़ा सा आदिल भाई आगे प्रोसीड करते हैं। मैं सबसे पहले जिस तरह इंट्रो में बात की, स्नूकर चैंपियनशिप के हवाले से बात करना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट ऐसे रमज़ान की जानिब से, इतनी यंग एज के अंदर, जिस तरह हमने थोड़ा जाना उनके बारे में, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड, पेरेंट्स बड़ी अर्ली एज में ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और फिर जिस तरह उसने स्नूकर के अंदर इतनी कम एज के अंदर चैंपियनशिप जीतना, एक तो इस टाइटल के हवाले से बताइए और थोड़ा सा उनके बारे से बताइए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। हाँ जी, हम परसों का जब अपना शो कर रहे थे, तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने हमें एहसान रमजान के बारे में ब्रीफ किया था। या दिस वाज द स्टोरी, और इस तरह ये बच्चा जो है कि निकल कर आया है, इज एन ऑर्फन। कोच ने, जो कोच, उन्होंने उनको जैसे गोद सा ले लिया था और उसने उसको जो है ना वो स्नूकर सिखाई है। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी दिस इज। आई मीन, अगर ये स्टोरी आपको एक झुरझुरी नहीं दे देगी, एक कपाहट नहीं दे देगी, और आपको बीइंग अ पाकिस्तानी आपको नहीं कर देगी कि यार ना कोई फैसिलिटीज ज्यादा है ना कुछ है, सिर्फ एक कोच ने उसका हाथ पकड़ा है और वो बच्चा माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन। ही इज अ 16 ईयर ओल्ड। आई मीन, मैं अपनी फैमिली को भी बता रहा था और उनके लिए इट वाज हार्ड टू बिलीव। मैंने कहा इसकी तो अभी तक प्रॉपर मुझे भी नहीं आई है, देखो यार अपने। आई वाज टेलिंग इट टू माय एल्डर सन हु इज ऑलमोस्ट द सेम एज। Yes. उसके तो देखो रोआ है इस वक्त ना, और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। आई मीन, हम भी जब सेमीफाइनल चल रहा था, क्वार्टर फाइनल, तो हमने उसको मॉनिटर करना शुरू किया था एहसान को, और हमने कहा था यार सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा, अगर फाइनल में पहुंच भी गया तो बेचारा हार जाएगा, मोहम्मद आसिफ जीत जाए कि यार वो तीसरी बार जीतने में कामयाब हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। बट देखिए जी, अल्लाह ने इज्जत रखी है बच्चे की। एंड इरफान, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस बच्चे को नर्चर करें, जबकि 16 साल की उम्र में एमेचर चैंपियन बन सकता है। He has a great future in professional snooker. Why can't he be the next Ronnie O'Sullivan of Pakistan? दुनिया का टॉप स्नूकर प्लेयर, ब्रिटिश प्लेयर था। अगर 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अल्लाह ताला इसको अच्छे मेंटोर्स अता फरमाए। हमारी हुकूमत को खुदा के लिए, अभी पिछले हमारे प्रोग्राम में इनाम भट्ट मौजूद थे और तलहा मौजूद थे, एंड दे वर टेलिंग अस अबाउट द कामयाब जवान प्रोग्राम, और उसके उन्होंने खतो खाल बताए थे, which on paper looks beautiful. So अगर आपको कोई उसके लिए सही मानों में एम्बेसडर चाहिए, एक प्रोडक्ट लेके जिसको आप एक वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट बना सकें, he is your boy. और मेरा मानना ये है कि मैं जिस तरह इसकी सारी हिस्ट्री मैंने भी देखी और इसकी बायोग्राफी में देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये फ्यूचर का जानशेर जहांगीर खान हो सकता है। मतलब जिस तरह के अल्लाह ताला ने टैलेंट इसको दिया है और इसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। अच्छा, इसी कॉन्टेस्ट के अंदर से मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि ग्रेजुअली, जैसे क्रिकेट के अंदर हमने देखा डिपार्टमेंट सारे
ख़त्म कर दिए गए। अभी कुछ हॉकी प्लेयर ने भी मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है, 2 मंथ से सैलरी नहीं मिली। इसी तरह मेरे बैडमिंटन के प्लेयर से भी बात हुई। तो ये क्या आपको लगता है कि ये डायरेक्शन ठीक है, नहीं ठीक? ओबियसली ऑब्जेक्टिव जो है, मोटिव नज़र आता है पीएम साहब का, वो यही है कि कंपटीशन ज़्यादा हो, कंपेटिटिव किस्म की स्पोर्ट्स हो। तो लेकिन ये डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से फेडरेशन एज सच किसी भी अगर स्पोर्ट्स के हम देखते हैं तो कोई बड़ा लार्जर रोल प्ले नहीं कर रही। वो दे आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट हमें कुछ फंड दे। तो आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं हर स्पोर्ट्स के लिहाज से कि किस तरह इसको लिया जा सकता है और ये कितना बेनिफिशियल है या हार्मफुल है फॉर द प्लेयर्स? इरफान, मेरा इस पूरे जो इमरान खान साहब का जो एम्बिशन था जिसका आपने जिक्र किया, अब मैं थोड़ा सा इसमें अनपॉपुलर ओपिनियन रखता हूँ। जनरली अवे फ्रॉम जो हमारा स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी और जर्नलिस्ट कहते हैं कि जी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट होना चाहिए। आई फॉलो स्पोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल। ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ये बड़ी सोशलिस्ट माइंडसेट की बातें हैं जो 1970s और 60s में जो था ना कि जी कंपनियां हैं तो उनके खेलों के प्रोडक्ट भी वहीं से निकल रहे हैं। इन प्रिंसिपल आई बिलीव दैट खिलाड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, अपने डिवीजन को, अपने प्रोविंस को एंड इवेंचुअली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। गलती हमसे इस पूरी चीज में क्या हुई है? इन प्रिंसिपल खान साहब कहते हैं, ठीक कहते हैं, जी आई एग्री विद यू। मैं जाती तौर से समझता हूँ कायदे आजम ट्रॉफी में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ है जब से मैं सिंध की टीम को खेलता हुआ देखता हूँ, क्योंकि सिंध की टीम में ज्यादातर कराची के प्लेयर होते हैं, 3-4 प्लेयर होते हैं जो ज़ाहिर है अब तो अंदरूने सिंध के 1-2 प्लेयर्स आ गए हैं, दहानी वगैरह एंड ऑल, बट मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। बचपन में आई यूज्ड टू फॉलो पीआईए बिकॉज मेरे अब्बू पीआईए में काम करते थे। जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो मुझे कायदे आजम ट्रॉफी में कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। ठीक है, सो आई एम ऑल फॉर दिस रीजनल स्पोर्ट्स जो भी हो। हाउएवर हमें चाहिए ये था इरफान कि ये शिफ्ट एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए था। देखिए लोग काफी सालों से नौकरियां करते हुए आ रहे हैं, इसका एक 3 ईयर 5 ईयर प्लान हम बना के देते और फिर हम ये बताते कि यार ये हम इस तरह करते करते दिस इज हाउ, इनको ये जो बंदे इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली फील दैट वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। कायदे आजम ट्रॉफी में ये बात माननी पड़ेगी कि टीमें कम होने से द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैज इंप्रूव्ड। अ प्लेयर हैज टू वर्क हार्डर नाउ। टॉप लेवल पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बैच हासिल करने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो कम प्लेयर्स होंगे, कम टीमें होंगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। अदील अदद से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अदील अदद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। हमारे पाकिस्तानी सिस्टम बड़ा वियर्ड किस्म का है। अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट सबका ही ऐसा है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो पूरी फैमिली को रन करता है। अगर आप उससे वो भी छीन लेंगे, किसी वजह से उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है, अर्निंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। फिर वो क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा अपनी स्पोर्ट्स से। वो अपनी स्पोर्ट्स को छोड़ के अपनी अर्निंग के चक्कर में पड़ जाएगा। जैसे क्रिकेट 600-700 लड़का खेलता था डिपार्टमेंट के एम्बिट के अंदर, वो कर्टेल करके 192 के एम्बिट के अंदर हम ले आए। बाकी जो 600-700 लड़का था, अब कोई उबर चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है, कोई डिफरेंट सोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट सो एजुकेटेड कि वो कोई अच्छी जॉब कर सके, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें उनको फाइनेंशियली जिस तरह गोरा स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि फॉरेन तमाम कंट्रीज़ वो वेलफेयर स्टेट है, वो कहीं ना कहीं लुक आफ्टर कर लेते हैं, स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। बट हमारे सिस्टम में ऐसे नहीं। तो आपको आपकी बात को मैं सेकंड करना चाहूँगा कि कुछ सेकंड पहले बना लेते प्लान, फिर इस तरफ आते। या बिल्कुल। देखिए इन प्रिंसिपल, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एक बात इरफान हमें जवाब देना पड़ेगा कि क्या हमें स्पोर्ट्स को एक व्हाई डू कंट्री प्ले अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, एक बात हमें समझनी पड़ेगी और एक बात हमें पूछनी पड़ेगी। हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं पाकिस्तान में? हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं बिकॉज वन डे वी वांट टू ग्रेजुएट टू एन इंटरनेशनल लेवल एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री। ठीक है जी, एंड एज अ प्रोडक्ट हम पैसे बनाने चाहते हैं। वो बंदे को खैर हॉकी में तो ये चीज भी नहीं है, वो बेचारा पाकिस्तान के लिए खेल भी रहा होता है फिर भी पैसा नहीं बना रहा बिल्कुल होता। वो होता है जो प्राइड है। यानी मैं अभी इत्तेफाक से अपनी गेम सेट मैच थी समा टीवी की टीम को ये बात बता रहा था। मैंने कहा यार मैं कुछ सालों पहले गुजरा से मेरी गाड़ी का गुजर, जिस मोटरवे बनी नहीं थी, तो हम फैसलाबाद से मुल्तान जा रहे थे, तो गुजरा हमारे उसने ना कोई पता नहीं ड्राइवर ने कोई रूट लेकर गया। मैंने कहा यार वो शायद पाकिस्तान का वाइट शहर है जहाँ परचून की दुकान पे हॉकी बिक रही थी। मैंने कहा यार यानी सीरियसली, अब वो जो बच्चा जो दुकान से जाके हॉकी खरीदने आ रहा है उसके जहन में ये कि यार मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मुझे पता है अपने खालू मामू चचा कि आई विल नॉट एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हाउएवर हमें ये देखना है कि हमें यार कंपेटिटिव स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करने हैं या इसको एक रोजगार का हिस्सा बनाना है। ठीक है जी,
मैं ये समझता हूँ एंड आई स्ट्रांगली फील कि आपके रीजनल स्ट्रक्चर में भी खिलाड़ियों के लिए रोजगार के हिस्से बन सकते हैं, उनका सोर्स बन सकता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इस नई रियलिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक वसीम खान का जो प्लान था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स देने वाली चीज, आई थिंक दैट वाज अ गुड प्लान। हमारी बाकी जो है वो टीमों को ऐसा ही दूसरे स्पोर्ट्स में ऐसा करना पड़ेगा। आपको ये भी पता है दैट स्पोर्ट्स इज नाउ अ प्रोविंशियल, मोस्टली अ प्रोविंशियल टॉपिक नाउ। जी। 18th अमेंडमेंट के बाद आपने खेलों को भी जो है वो सूबों को दे दिया, जहां पे और भी गैर जरूरी चीजें वहां चली गई हैं। हम्म। सूबे ही जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? व्हाई डू वी ऑलवेज लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? कोई उनको भी तो जवाबदेह बनाए ना यार। सिंध का सूबा है, आप तो चले पंजाब में फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कम काम होते देख लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। और वेरी राइट। खेलों का तो बहुत ही बिल्कुल, मैं सॉरी ये पॉलिटिकल शो नहीं, आई नो, बट फ्रस्ट्रेटेड कराचीआइट इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ। अभी मैं भी पूछूंगा ना, वो 1600 अरब रुपए कहाँ चले गए यार? गंदी सड़कें देखो मेरी। खेलो तो कोई इनसे भी तो पूछे ना कि यार तुमने क्या कर दिया। वो जो बेचारा बेरोजगार हुआ है, जो कई इलेक्ट्रिक में होता था या वापडा में होता था या कराची पोर्ट ट्रस्ट में होता था, वो जो बेरोजगार हुआ है, सिंध गवर्नमेंट को वो जो 18वीं तरमीम के नाम पे फंडिंग मिली है यार, 20-30 करोड़ रुपए आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करके एक एंडाउमेंट फंड बना दें, इन लोगों के घर के चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे। सो इस पूरी इरफान, बहुत लंबा डिस्कशन है, इस पूरी को हमें ना होलिस्टिक देखना पड़ेगा। मैं इन प्रिंसिपल आई एग्री विद द रीजनल बेस्ड स्पोर्ट्स, लोगों की अपनी एफिलिएशन होती होगी। खेलों का काम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना नहीं है, खेलों का काम टॉप क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस करना है हु कैन गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट द कंट्री एंड विन मेडल्स फॉर देम। अच्छा आदिल भाई, थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स, और एक ही अनफॉर्चुनेटली एक ही स्पोर्ट्स रह गई है, बाकी तो सारी बस साथ थोड़े 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 चंक ही रह गए हैं। अच्छा, क्रिकेट की बात करें तो बहुत खुशी की चीज़ थी कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से हमने देखा कि फॉरेन टीम्स ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया, एक सिस्टम कंटिन्यूटी बनी। बांग्लादेश, श्रीलंका आई, फिर साउथ अफ्रीका आई, वेस्ट इंडीज़ आई, और अब ऑस्ट्रेलिया का, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया का 24 ईयर्स के बाद आना। तो ये बताइए आप इसको कैसे देखते हैं कि 24 ईयर्स के बाद एक तो ऑस्ट्रेलिया का आना कितनी बड़ी चीज़, दूसरा अभी जो सबसे कोर टॉपिक या बिगेस्ट टॉपिक इन पाकिस्तान वो ये है, जैसे 2 दिन का मैच हम देख चुके हैं, कराची में भी अब हो गया, पिंडी की पिच भी हमने देखी, ये किस तरह की पिचेस बन रही हैं? क्योंकि हम अगर पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा की बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो पिचेस के ऊपर ही था। बाहर से पिचेस भी इंपोर्ट की जा रही हैं, वो भी चल रहा है पिचेस के ऊपर। मैंने भी काफ़ी 2-3 दफ़ा जाना हुआ, देखा वो उनको, मैंने खुद पिच पे देखा ग्राउंड स्टाफ के साथ बात करते हुए। तो अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आपको तो सबसे बड़ी क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उसका चाम फिर लोगों में क्या आप पैदा करेंगे? अभी कल गिला कर रहे थे लोग कि कराची में अवाम नहीं आई, तो मैं यही कह रहा था जब आप रिजल्ट ही नहीं ओरिएंटेड चीज़ें बनाएंगे तो इसी तरह ही लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कैसे ओवरऑल सारा देखते हैं आप? हाँ जी, देखिए, आई थिंक एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड। और मैं आपको अभी ऑफ एयर बता भी रहा था कि मेरे पास भी आज जाने का मौका था मैच देखने के लिए, लेकिन एक तो कराची में गर्मी बहुत शदीद बढ़ गई है, और ये कराची में ज़रा गर्मी ह्यूमिडिटी के साथ काफ़ी आती है, सो इट गेम अच्छा एक। और फिर स्टेडियम पे फैसिलिटीज, अभी मैं लोगों की ट्विटर फीड वगैरह देख रहा था कि जी आप स्टैंड के अंदर पानी भी नहीं ले जाने का आपको अलाउड है। तो इतनी गर्मी है, हर दफ़ा आपको उतर के जाना पड़ता है, फिर वापस में आपकी दोबारा पूरी जामे तलाशी जिसे कहा जाता है वो ली जाती है, और पानी भी आप बाहर पी के। तो आई मीन डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल आस्क के यार लोग मैच देखने क्यों नहीं आते हैं। आई मीन दिस इज द रीजन व्हाई पीपल डोंट कम टू वॉच द गेम्स। और एक तो अब पिचेस के हवाले से देखिए, लाइक एवरीवन आई एम आल्सो डिसअपॉइंटेड। हम शायद बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते कि यार बन गई विकेट, यार बन गई, अब डेड विकेट। कायदे ट्रॉफी में हमने देखा ना, बड़े रन बनने शुरू होगा तो चलो जी बन गई होगी ऐसी विकेट। लेकिन रमीज राजा साहब ने आके ऑन कैमरा इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली। उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी जबरदस्त आ रही है, हमारे पास बॉलर नहीं थे, हम अगर सपोर्टिंग ट्रैक्स बना देते तो फंस जाते और ये हो जाता फलाना होता। उसका मतलब ये है कि फिर तो जो डीमेरिट पॉइंट आपको मिला है वो तो फिर जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, कराची की विकेट को, इवन दो आई नो पब्लिक थोड़ी सी इसको गुस्से में सब कुछ है, बट मैंने वो नुमान अली की अभी डिलीवरी देखी जिसमें उसने जो है वो अभी आउट किया, आई थिंक एलेक्स कैरी को उसने आउट किया, और वो बहुत जबरदस्त बॉल जो है वो स्पिन हुई है, जिसको देख के मैं अभी भी इस विकेट को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि अगले 2 दिन में ये विकेट थोड़ा अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। However, having said that, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान विकेटें बनाने का आर्ट, ये पूछना पड़ेगा कि हमें क्या ये विकेटें बनाने का आर्ट आता भी है?
क्या हमारे जो क्यूरेटर्स हैं वो उस लेवल के हैं कि हम अपनी पसंद की विकेटें बना सकें। मसलन जी। कल को बांग्लादेश आती है हम्म। और हम कहते हैं यार बांग्लादेश के स्पिन ट्रैक में तो उन्होंने अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को लपेट दिया था, तो मैं यहाँ पे सीमिंग ट्रैक बनाऊंगा। तो डू वी हैव द कैपेबिलिटीज टू मेक द सीमिंग ट्रैक? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है जी, बाहर से हम मंगवा रहे हैं। यार ये क्या मंतक है? देखिए जी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी यार। रमीज राजा साहब जब एक जमाने में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुआ करते थे, तो फिर जया के टाइम पे अगर आपको याद हो, तो जी। उस वक्त आई मीन ही सो ऑब्सेस्ड विद द ऑस्ट्रेलियन एंड द इंग्लिश एंड द जी। टीवी सिस्टम। उन्होंने कहा था जी सीमिंग ट्रैक बनाना शुरू कर दो। तो अर्ली 2000 में पाकिस्तान ने, मिड 2000 में आके पाकिस्तान ने सीमिंग ट्रैक्स डोमेस्टिक ट्रैक्स में बनाना, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बनाना शुरू कर दिए थे। इरफान, अगर आपको याद हो, कुछ थोड़े अर्से बाद जो है ना वो फिर फेसबुक बड़ा आम हो गया था और ये सारे जी। सोशल मीडिया ऑर्कुट वगैरह आ गए थे। सो एक अचानक वीडियो आया करती थी, एक बंदा 1-1 मीटर बॉल को स्विंग कर रहा है, एक अननोन सा बॉलर फ्रॉम खुशाब, उसने आके 11 विकेट ले ली। हम्म। ओए यार वो वायरल हो गई वीडियो। वो किधर है बॉलर यार? वो बॉलर इसलिए था क्योंकि तुमने विकेटें ऐसी बनानी शुरू कर दी थी कि वो कोई बल्लेबाज खेल ही नहीं सकता था वहां पे। वो तो एजेस निकाल के आउट होकर जाएगा। हम्म। तो मैंने ये फवाद आलम से, मेरा फवाद इज माई वेरी गुड फ्रेंड, और फवाद से एक बार कैजुअल टॉक में मैंने ये बात पूछी थी कि फवाद, व्हाट इज हैपनिंग यार? मैं इंडिया में देखता हूँ वो एक डेब्यूटेंट आता है, वो डेब्यू पे ऐसा खेल रहा होता है जैसे पता नहीं, वो तो पता नहीं बचपन से वो टेस्ट मैच खेल रहा है, वो डेब्यू खेल रहा होता है। क्या लगा अदील भाई, रणजी ट्रॉफी में जो विकेटें बनाई जाती हैं वो इस तरह बनाई जाती हैं कि ये इनसे बैटिंग 2-2 दिन करवाते हैं ये। और आप जब 2 दिन बैटिंग या 1.5 दिन बैटिंग कर लेते हैं, आपको बॉल फुटबॉल नजर आनी शुरू हो जाती है, आपको जहां दिल चाहता है आप उसको खेलना शुरू कर देते हैं। सो वो एक एक्सट्रीम था, और हम जिस तरफ ले जाते हैं जी ग्रीन टॉप विकेटें बना के, हम वो एक एक्सट्रीम करने लगे थे। मैं इसलिए आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ दीज बैटिंग विकेट्स जो कायदे आजम ट्रॉफी में बनी है। बॉलर को भी मदद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, स्पिनिंग को, बैटिंग को भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स इतने सुपीरियर रहे इरफान 80s 90s में और इवन जी। जी। इन द 2000s, कि हमने अपनी ये जो विकेटें बनाने की आर्ट में हमारी जो नाकामी है उसको हमने पर्दा डाल दिया था। कि हमारे यहाँ वो रिवर्स स्विंग ऐसी कर लिया करते थे, वो ऐसी ऐसी डेड ट्रैक से जो है ना वो जान निकाल लिया करते थे, कि हमने कहा यार बस यही जो बने हुए हैं ना, दिस इज फाइन, ये यही सब ठीक है। अब आप एक्सपोज हो रहे हैं बिकॉज आपकी बॉलिंग की क्वालिटी वो नहीं रही है। सो आप जब आप बॉलिंग करा रहे हैं तो फिर आप देखें वही हाल होगा जो अच्छा यहाँ दिल भाई, कराची में इसमें हुआ है। दो चीजें मैं आपको आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। एक तो एक तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारी जो अग्रेसिवनेस है क्रिकेट के अंदर, वो इंटेंट हमें नजर नहीं आती, दैट इज लैकिंग अ लॉट। अगर हम देखते हैं 2010-11 के बाद थोड़ा सा काफ़ी आया, सरफराज के एरा में थोड़ा सा अग्रेशन आया। अभी पहले टेस्ट के अंदर भी हम देखते हैं हमारा स्ट्राइक रेट एवरेज जो था वो 2.5060 पे चलता रहा। दूसरी तरफ श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया का मैच हो रहा था, वो 4 के ऊपर स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। इवन जब फर्स्ट इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आई तो ऑस्ट्रेलिया का भी स्ट्राइक रेट जो था वो 3.50 से अबव था। शुरू में थोड़ा सा लैग किया, फिर दोबारा उन्होंने गेन किया। तो हमारा ओवरऑल जो इंटेंट भी नज़र आती है ना क्रिकेट के अंदर, वो बड़ी टिमट कह लें, नेगेटिव कह लें, बड़ा स्केर्ड हम लगते हैं, डरते हैं कहीं हम हार ना जाएं, इस तरह की है। इसी तरह अगर हम बॉलिंग के अंदर भी आ जाते हैं, उस पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, अगर हम इनकी एबिलिटीज़ को अगर हम जज करना चाहें तो इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर द T20 क्रिकेट। शाहीन T20 के ऑलमोस्ट हर सेकंड मैच के अंदर पहले ओवर में आउट करता है, सब शायद दुनिया का सबसे लीथर बॉलर है। हसन अली भी वर्ल्ड कप से पहले तक अगर देखा जाए तो T20 ODI में नंबर 1 जा रहा था। टेस्ट भी आल्दो उसका अच्छा गया, बट वो जो विकेट टेकिंग 10 आउट करने वाली जो स्किल है वो हमारी लैग कर गई है। इसी तरह मेरा मानना ये है कि टेस्ट मैचेस के अंदर आपको स्पिनर भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब उस साइड पे आ जाए तो जब से यासर शाह की फॉर्म गई, उसकी इंजरी आई, नुमान ने भी थोड़ा अच्छा पैचेस में, बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्म किया। साजिद की बात करते हैं तो उसका 1-2 मैच अच्छा गया, बाकी एवरेज मैचेस गए। तो मेरा मानना ये कि क्वालिटी स्पिनर भी लेग स्पिनर होना चाहिए जो ज़्यादा बॉदर करता है। ऑफ स्पिनर इतना ऐसा बॉदर नहीं करते हैं आपकी बैट्समैन को, और ख़ासतौर पे जो क्वालिटी साइड है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वो नहीं है। तो ओवरऑल इन बैटिंग और बॉलिंग के कंपैरिजन को भी आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपका बहुत, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। देखिए बैटिंग के हवाले से मुझे इतनी परवाह नहीं है पाकिस्तान की ना। ये फिर भी आई मीन आपके पास बाबर है टेस्ट में खास तौर से, एंड टेस्ट एक्चुअली सूट्स द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दैट बाबर प्लेज। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, फवाद आलम अभी उसके पास क्रिकेट मौजूद है, फवाद कैन प्ले क्रिकेट। तो आपके पास अजहर अली, आई मीन आई नो काफी सारे लोग, मैं एट टाइम्स आई टेंड टू बी एन अजहर अली क्रिटिक माई सेल्फ, लेकिन
वो वक्त अक्सर बेशतर रन कर देता है और बड़ी इनिंग्स खेल के जाता है। जी बैटिंग इज नॉट योर इशू इज बॉलिंग। आपने खुद बताया, देखिए अब आपके ये 3 स्पिनर्स हैं, देयर इज नुमान, साजिद और जाहिद महमूद। जी इनमें से कोई एक बॉलर आप मुझे बता सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि यार मैं अगली डेकेड में इस प्लेयर को लेकर या इस पूरी 2020s में इस प्लेयर को लेकर जा सकता हूँ? कोई भी नहीं है कोई आपके भी पास। नहीं है तो वेयर आर दोस बॉलर्स जो कि 40 ओवर्स, 50 ओवर्स, नेथन लायन जिस तरह उसने 50 से ऊपर ओवर्स फेंके, वो आप जी बॉल करवा सके? नहीं है आपके पास। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लाने पड़ेंगे इस तरह के बॉलर्स। आप पिछले मैच में हसन नहीं था, आपकी बॉलिंग लाइनअप जेन्युइनली वीक बॉलिंग लाइनअप थी। और अगर वो जो डिफेंसिव माइंडसेट में पाकिस्तान गया, मेरे ख्याल से उसकी बहुत बड़ी वजह ये होगी कि आपने अपनी बॉलिंग लाइनअप पे जब आप नजर डालते हैं तो इट डज नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अल्लाह इनको कामयाबी दे, इसी में से हीरोज निकले। मैं तो दुआ जी करूंगा साजिद खान जाके अगले 10 साल क्रिकेट खेले, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सो यू आर स्पॉट ऑन कि यहाँ पे वाकई एक मसला है। पाकिस्तान की टेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो है, यू विल फाइंड देम स्ट्रगलिंग। ओडीआई में और टी20 में तो ये है ना कि जी हारिस रऊफ को हाल आ गया, उसने 2 ओवर जबरदस्त फेंक दिया, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, छा गया वो, 145 150 पे बॉल करा। बट हारिस रऊफ को क्या आप टेस्ट क्रिकेट में खिला सकते हैं? डू यू रियली एक्सपेक्ट वो 150 पे बॉले कराएगा वो? उसके बाद ठीक है, उसको वेल लेफ्ट कर देगा हम्म बल्लेबाज, आ जाओ बेटा, तुम्हें तो अभी 25 ओवर और कराने, मैं तुम्हें देख लूंगा। और हमें पता है कि हारिस रऊफ जब पिटने पे आता है तो कैसे वो बिटता है अच्छा उसे। खासा पिट जाता और है वो। 90% आप तो वो देखेंगे ना, तमाम बॉलर को आपने ट्रेंड अभी इस टेम ही इस तरह किया कि वो T20 की तरफ से बॉल बॉल करते हैं। और हारिस को जो आपको याद होगा कि उसने 1-2 सीरीज के अंदर न्यू बॉल से बॉलिंग की, वकार यूनुस ने उसको करवाई, तो उसको बहुत ज्यादा रन कंसीड किए उसने। जी डिस्कशन जारी है, बट अब छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अदील अजहर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हर कंट्री, पिचेस के लास्टली मैं ये जानना चाहूंगा, हर कंट्री अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। ऑस्ट्रेलिया जाएं तो बाउंसी ट्रैक बनाता है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड स्विमिंग ट्रैक, न्यूजीलैंड बनाते हैं, बांग्लादेश और इंडिया टोटल प्योर स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं। इस तरह का स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं कि पहले दिन ही आपको लगता है कि मड उड़ रही है, बॉल जब विकेट पे गिरती है बिल्कुल तो ऐसे लगता है जैसे आप मिट्टी के ऊपर बॉल कर रहे हैं, मड पूरा बॉल के साथ ट्विस्ट करती है। तो क्या पाकिस्तान इतना इनकैपेबल है, जिस तरह आपने भी मेंशन भी किया कि हमारे पर क्यूरेटर इस तरह के नहीं है कि अपनी एबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके भी नहीं किसी को गिरा सकते? नहीं, मुझे उनकी एबिलिटीज पे डाउट होना शुरू हो गया। मैं देखिए, ये मेरा कोई ओपिनियन पिछले कोई 10-15 साल से नहीं है। मेरा ये ओपिनियन अभी डेवलप हुआ है कि हम तो अपनी कंड्यूसिव विकेटें बना ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान को क्या करना था इस मैच में, पाकिस्तान को इस सीरीज में हमें स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने थे। हमें क्या फास्ट ट्रैक बनाने थे? हमें हेजलवुड और स्टार्क हाँ को बिल्कुल। और कमिंस को क्या? नहीं, हमें या तो फिर देखें, अगर तो रमीज राजा की स्ट्रैटेजी फाइन, डेड ट्रैक बना दो, लेट्स गो फॉर अ ड्रॉन सीरीज। वो जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का चांस है जी, उसको आपने बिल्कुल ठिकाने लगा दो, नहीं जी हम नहीं खेलने वाले, हम तो अभी उस टीम के। या तो मान जाओ ये बातें कि पाकिस्तान टेस्ट टीम इज वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ, ये गुजरने दें इंशाल्लाह। आई थिंक अगले 1-2 साल में, जैसे कि हम T20 अपनी या लिमिटेड ओवर्स टीम के बारे में वी फील कॉन्फिडेंट नाउ कि यार एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। बट ये जो डिफेंसिव माइंडसेट, वो सवाल आपने पूछा था, वो सब कुछ आपको यहीं पर ही नजर आ रही है। वो चीज कि वो जो आपका पिछले 10 साल का एक डिफेंसिव माइंडसेट था, जो हमें ऐसा लगा था T20 वर्ल्ड कप में कि यार हम इससे कुछ जो है बाहर निकल रहे हैं, जी बट दैट थिंग इज स्टिल देयर। आई मीन वो जो एंड ऑनेस्टली इरफान साहब, अगेन आई थिंक दैट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। Post 2007, 2008, this defensive mindset for Pakistanis is in every facet. ये जी जो वॉर ऑन टेरर वाला एक एलिमेंट का हम पे फुल ब्लोन अटैक हुआ है, और वो जो हुआ है बैसियत कौम, हमारे पास कोई सर्वे हो तो आप शायद निकाल के देख लें कि 2006 में हाउ पाकिस्तानी थॉट ऑफ देमसेल्फ बीइंग पाकिस्तानी, और वो 2016 में अपने आप को कैसा सोचते थे। मुझे ऐसा लगता है ये चीज क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट होती है। वी हैव बिकम टू, व्हिच इज वन ऑफ द रीजंस कि हमने अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। कोई बंदा कोई अचीवमेंट भी करता है तो लोग हाँ उसमें लाके तवीले बांधना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ है इसलिए ये हो गया। यार वो बंदे ने कुछ कर लिया, लेट्स सेलिब्रेट इट, लुक एट पीपल अराउंड यू। जी एनीवे, मैं जज्बाती हो जाऊंगा। कमिंग बैक टू दिस थिंग, आई थिंक यस, we should focus on our strength. Our strength is not just to bowl spin, it is to play spin as well. Babar, Azhar, Fawad Alam, Rizwan, great player of spin bowlings यार। नेथन लायन हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 2 years। इन्होंने ट्रू कितने सालों से तो बाहर क्रिकेट नहीं खेली है। वो सिम्पसन नया बॉलर लेकर आए, लगी है
लेगी से कोई डेब्यू पे एक्सपेक्ट करना हाँ कि वो बिल्कुल ऐसे तीन, ही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रैक, गुड स्पिनिंग ट्रैक, इट्स नॉट देयर इन जी कराची। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मैं आपने जिस तरह कहा कि हमें वर्ल्ड कप में लगा कि हम उस अप्रोच से बाहर आ गए हैं, तो बट मेरा काउंटर आर्गूमेंट्स उसमें है कि हम अभी भी नहीं उससे बाहर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाँ आपने सेमीफाइनल खेला, सबको पता था कि आपने 190 200 बव करना है फिर आप जीतेंगे। आपने वही किया, पावर प्ले के अंदर 40-45 रन की क्रिकेट खेली और 10 ओवर्स के अंदर आपने 60 किए, फखर की हिटिंग होगी, आप 160 170 पे चले गए, आप सेमीफाइनल पहली इनिंग्स में हार चुके थे। लोग कहते हैं आखिरी 2 ओवर में मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला, मैं कहता हूँ आप पहली इनिंग्स में हार चुके थे सेमीफाइनल। तो ये ऐसी बातें हैं, हमारी अभी भी वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं निकल पा रहा। और अभी या अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट बाबर हमारा T20 का ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन है, बट कराची किंग्स को उसने आपकी प्रोग्रेस देख ली। पिछले सीजन के अंदर भी 4 मैचेस के अंदर उसने वो नॉट आउट गया, बट टीम आपकी हार के गई बाहर। तो कराची किंग्स की बात करें, इस तरह करें, हमें माइंडसेट तो मेरा ख्याल है अदील भाई चेंज करना पड़ेगा, अग्रेसिव अप्रोच वाले कोचेस लाने पड़ेंगे। मिकी आर्थर ने एक आपको प्लान बना के दिया टीम यूनाइट की, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो शायद ज्यादती थी और उस लिहाज से होगा। तो हमें तो लगता है, मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हम अभी भी उसी नेगेटिव अप्रोच, डरी हुई स्केर्ड अप्रोच के अंदर हैं, कहीं या हम हार ना जाएं, डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं। अच्छा इस पर मैं आंसर आपका बाद में ले लूंगा। एक मैंने और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फिर कई बातों में मिस ना हो जाए। अब 3-4 प्लेयर हमने ऐसे देखे जिनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती इस क्रिकेट के अंदर की गई। सबसे पहला नाम जैसे फवाद आलम, 11 साल ज़ाया करना, ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसका हम हमेशा नाम लेते हैं, वो बहुत बड़ी ज्यादती थी। इसी तरह सेकंड नेम समी असलम, जिसने आपको शायद जितने भी आपके ओपनर हैं उनमें सबसे बेटर तकनीक और सबसे बेहतर था, छोड़ के यूएसए चले गए। अभी हम 2 प्लेयर का मैं नाम लेना चाहूँगा जिसके साथ मुझे लगता है कि उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह इन लोगों के साथ किया। एक तो हारिस सुहेल, ओडीआई के अंदर मिडिल ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एवरेज 47 की। इसी तरह अगर हम उसकी बात करते हैं टेस्ट के अंदर भी, तो स्वाय एक सीरीज़ जो उसकी न्यूजीलैंड के अंदर ख़राब गई, वो सीरीज़ के अंदर तो सारों ने बुरा परफॉर्म किया। मुझे एक बता दे, शान मसूद के 3 डक थे, अजहर अली के 2 डक थे, वो सब अंडर 10 में खेलते रहे, तो उसको बाहर कर दिया आपने। और अभी तक भी आपके जो फिटनेस का मसला था, मेरी उनसे बात हुई, फिटनेस भी उनकी अब पूरी इंटैक्ट है। एक उनका बताइए। और जिस तरह आपके पहले मैच के अंदर फ़हीम जब नहीं था, साउथ शकील आपके डगआउट में बैठा था, तो इफ्तिखार जो T20 स्पेशलिस्ट है उसको इंडक्ट करके आपने क्या मैसेज दिया साउथ शकील को कि आप भाई टेस्ट में भी नहीं खेल सकते? तो ये 2-3 प्लेयर्स का जरा बताइए प्लीज। देखिए वाकई सीरियसली आई मीन हारिस, मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप एंड किन मुश्किल सूरत हाल में हारिस ने पाकिस्तान को जो है वो निकाला करता था। और वो बल्कि कमेंटेटर्स तो ये तक बोलते थे कि यार ये इंडिया वाले मैच में किधर था, आई मीन डिड नॉट ईज हाँ योर बेस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर इस वक्त मौजूद है और आप जो है वो अपने हीरे को लेके बैठे हुए थे। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो आई नो इंजरी का उसका इशू हुआ था, उसके कुछ और भी मुझे पीसीबी के किसी बंदे ने बोला था यार कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके, हाँ वो बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। होमसिक हो जाता है और उसके ये मसले मसाइल हैं। तो यार मेक हिम वर्क विद अ साइकोलॉजिस्ट ना यार, आपके पास एक टीम साइकोलॉजिस्ट होता है एंड ऑल। जिस तरह आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अटैच करते हैं, तो अटैच विद अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आई एक्चुअली लाइक हारिस की, मुझे जो है वो बैटिंग पसंद थी। और इट्स अनफॉर्चुनेट टॉकिंग अबाउट सऊद नाउ, सच अ टैलेंटेड यंग मैन यार। और देखिए जिस तरह सियासत में स्टेब्लिशमेंट के कुछ बड़े फेवरेट प्लेयर्स होते हैं ना, इस तरह क्रिकेट में भी और स्पोर्ट में भी स्टेब्लिशमेंट के सर्टन प्लेयर्स हैं। मेरी स्टेब्लिशमेंट से मुराद डिफेंस स्टेब्लिशमेंट नहीं है, जो जी क्रिकेटिंग स्टेब्लिशमेंट है उसके सर्टन फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। एंड इफ्तिखार इज द फेवरेट प्लेयर उनके है, वो जो एक 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 डीप स्टेट चला रही होती है ना, उनमें इफ्तिखार उनका फेवरेट प्लेयर है। यानी जो बंदा आपके रिजर्व्स में भी नहीं है, आप उसको उठा के पैराशूट करके उसको जो है ना वो प्लेइंग 11 में ले आते हैं। आई मीन जी नॉट इवन द स्क्वाड, आप उसको प्लेइंग 11 में ला के बिठा देते हैं। एंड यू हैव गॉट सऊद शकील, आपने बड़ा नाम लिया। देखिए जी, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कप्तान पे बड़ी जिम्मेदारी आती है। ठीक है, अदील भाई पिछले मैं दस आपको बारह बड़ा साल में ब्लंट बात करने लगा हूं, और शायद बड़े लोगों को ये बुरी भी लगे। ब्लंट बात ये है कि जो टीम मिकी आर्थर ने बनाई थी, जो जो लड़के मैं आपको गिनती पे गिना सकता हूं, लड़के जो मिकी आर्थर ने आपके लड़के प्रिपेयर करके दिए थे, शायद इस बोर्ड को, इस मैनेजमेंट को सबसे उससे हेटेड थी। उस हेटेड में ये बेचारे वो लड़के साहब, मिकी आर्थर ने बोला था कि आपका, ये मुझे बताया था उसने कि आपका बाबर और आपका ये हारिस, ये बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान, हारिस सुहेल। फिर इसी तरह शान मसूद का उसने बोला। फिर आप बाकी कई 5-6 लड़कों का नाम, निमाद की बात कर लेते हैं, और उसमें हम सरफराज की बात कर लेते हैं। ये ऐसे वो लड़के थे जो आपका कोर प्लेयर थे, जो आपको लगता है कि 5-6 साल इरफान, पिछले पिछले आई एम सॉरी कता कलामी, बिकॉज ये कहीं उसकी माफी, बिकॉज ये एक बहुत सीरियस इशू है। एंड पाकिस्तान क्रिकेट के 10 साल में जो सबसे बड़ा डिबैकल हुआ है, वो जिस
बेइज्जती के अंदाज से हमने मिकी आर्थर को फारिग किया था। आई मीन एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन आई वाज एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड बिकॉज एक बंदा है यार। आई मीन जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो ना, आपने कहा जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली। आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा पाकिस्तान खेली। टीम वाज क्वाइट गुड एक्चुअली। अगर वो वेस्ट इंडीज वाले मैच जिसको हम हाँ। काफी बुरी तरह हार गए थे, हम 50 रन हम हार जाते, वो मैच 50 रन और स्कोर कर देते, बांग्लादेश को हराने के बाद पाकिस्तान वुड हैव बीन इन द सेमीफाइनल, वुड हैव बीन प्लेइंग इंडिया इन द सेमीफाइनल मैच। वो चलो खैर इंडिया की किस्मत में हारना लिखा हुआ था तो न्यूजीलैंड पहुंच गई वहां पे, लेकिन यार सेमीफाइनल तक पहुंचती अगर ये टीम तो इट वुड हैव वी वुड हैव रिगार्डेड एज अ गुड रिजल्ट। ट्रू। एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया। वसीम खान मैं पसंद करता हूं उनको, अच्छे आदमी थे, बड़े जबरदस्त थे, लेकिन वो जिस बेहंगम और भोंडे अंदाज से मिसबा को लाया गया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिकेट कमेटी के बंदा वही मिक्की को हटाता है और वही फिर अपने आप को कोच बना हाँ, लेता कोच है। बना लेता आई है। थिंक वो हमारी क्रिकेट का एक मैसिव डिबैकल पिछले 10 साल का था। एंड उससे ये जो माइंडसेट वाली बात आप बार बार किए जा रहे हैं ना, यू ट्रेस इट टू दैट पर्टिकुलर टाइम। चले हम ये अदील भाई कहते हैं कि अल्लाह करे ये नेपोटिज्म, ये फेवरेटिज्म खत्म हो और क्रिकेट और पाकिस्तानी तमाम स्पोर्ट्स भी फ्लरिश करें। आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें नेशन को तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से आप जरूर दीजिए। मैं जी कौम को बस मैसेज और क्या दूंगा भाई, ये देखिए प्लीज पाकिस्तान को मोहब्बत करें पाकिस्तान से यार, ये हम कदर नहीं करते इस मुल्क की, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज डोंट टेक दिस कंट्री फॉर ग्रांटेड, इज अ ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ आवर्स वेयरएवर यू लिव इन पाकिस्तान। इस मामले पे शहरों आपस में ना लड़ें कि जी तुम्हारे स्टेडियम में कितने लोग देखने आते हैं। उस चक्कर में मैं देख रहा हूँ लाहौर और कराची में फजूल किस्म की इस वक्त पिंडी वालों के दरमियान अजीब सी बहस चल रही है। तो यार बड़ी गर्मी है कराची में, मैच भी बहुत स्लो हो रहा है, मेरे पास टिकट था, मैं भी नहीं गया आज मैच देखने। तो प्लीज अपने शहरों से इस बुनियाद पे नफरत ना करें कि कौन ज्यादा स्टेडियम भरता है। एवरी सिटी इज ब्यूटीफुल। वेल थैंक यू सो मच अदील भाई फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। नाजरीन आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।